भैया हम लोग क्या करें, इसको पढ़े नहीं पढ़े, कंफ्यूजन क्या है? तो कंफ्यूजन मैं आपको एंड में बताऊंगा। टोटल आपके 15 क्वेश्चन आए थे पी ब्लॉक से जो मुझे मिले हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमें लग रहा था कि ऑर्गेनिक और फिजिकल पे ज्यादा वेटेज आएगा और इनऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर गलती से एक भी क्वेश्चन दिख गया नीट में तो वो पैनिक कर जाएंगे कि भैया ये तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024। हुआ क्या, हाल ही में मैंने एक पोल करवाया अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये पूछते हुए कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कि जेईई मेंस जो इस बार हुआ है इसमें एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। तो 75% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमने तो यही सुना है कि क्वेश्चंस नहीं आए थे। मतलब उन्होंने जहाँ पे वीडियो देखी उनको यही बताया गया कि क्वेश्चंस नहीं आए थे आपके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट से। सिर्फ 25% ने वोट किया कि हमें लगता है क्वेश्चंस आए थे क्योंकि हमने देखा है। अब असली में वो 25% ही सही थे। मतलब इतने मेजर परसेंटेज के बच्चों को पता ही नहीं कि क्वेश्चंस आए थे एक्चुअली में। और ये मेरे को तब पता चला जब मैंने खुद बैठ के एनालाइज किया। हुआ क्या था कि जेईई मेंस का पेपर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे नीट 2024 के लिए, क्योंकि एनटीए ने इस बार काफ़ी कुछ चेंज किया था। उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स अपने सिलेबस से हटा दिए थे, कुछ टॉपिक हटा दिए थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि उन्होंने ऐड कर दिए थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट जो था वो एकदम ही नया पार्ट ऐड किया था अपने नीट के सिलेबस में। ऑल्सो पी ब्लॉक जो कि एनसीईआरटी से हटा दिया गया था, लेकिन वो अभी भी आपके सिलेबस में दिया गया था। ऑल्सो इसमें इन्होंने लाइन लिखा था कि सिर्फ आपको ट्रेंड्स पढ़ना है और आपको ज़्यादा कंपाउंड्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये भी हमें देखना था कि क्या पी ब्लॉक में जो कंपाउंड वाले पार्ट्स है वहाँ से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, क्या रिमूव टॉपिक से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, रिमूव चैप्टर से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए जेईई 2024 इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे नीट के लिए। ऑल्सो ये भी डाउट आ रहा था कि भैया अब तो इनऑर्गेनिक में काफ़ी कम चैप्टर्स हो गए, तो ऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज बढ़ जाएगा और इनऑर्गेनिक से काफ़ी कम क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी इस बार का जेईई से हमें पता लगाना था कि क्या ऐसा सही में हो रहा है या फिर सब इक्वल वेटेज में आ रहा है। तो जैसे ही जेईई मेंस का पहला पेपर हुआ, सबने वीडियोस बना दी कि भैया एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आए हैं। और वो सही भी था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पहले शिफ्ट में नहीं आया था, लेकिन बाकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। और वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बैठ के एनालाइज किया और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा वीडियो के एंड में पता चलेगा। और इस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को कैसे डील करना है इसका कंक्लूजन भी मैंने एंड में बताया। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे उसको एक एक करके देखेंगे, और वो कहाँ से पूछे गए थे लैब मैनुअल से उसको मैं कंफर्म करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे पूछा है कि फेनोलिक ग्रुप का टेस्ट कौन सा पॉजिटिव देता है, कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये क्वेश्चन आपके लैब मैनुअल से आया था, और लैब मैनुअल में यहाँ दिया है कि फेनोलिक ग्रुप का जो टेस्ट है उसमें फथेलिन डाई टेस्ट जो है वो यूज होता है। ठीक है, अच्छा ये आपके सिलेबस में था, देखो डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फेनोलिक ग्रुप का टेस्ट यहाँ पे आपके सिलेबस में था, वहीं से क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन निकल के टेस्ट के ऊपर था, जिसका आंसर आपका डीएमजी होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके लैब मैनुअल में दिया है। अगर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे दिया है कि निकल के टेस्ट में डीएमजी यानी कि डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम आपका यूज होता है। तो यहीं से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, ये वाला सेकंड वाला, जिसमें डीएमजी आपका आंसर था। ऑल्सो ये डीएमजी जो है ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको मेंशन किया गया है कि डीएमजी को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मतलब मेंशन नाम है, बस इनका यूज एनसीईआरटी नहीं दिया था, जो कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। आगे चलते हैं, जो ये अगला क्वेश्चन है जिसमें नेस्लर्स रिएजेंट की बात की गई है, ये भी आपके लैब मैनुअल से पूछा गया था, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि नेस्लर रिएजेंट जो है वो ये होता है K2HgI4। अब जैसा कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो एनटीए है वो रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दे रही है, तो वैसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर बैकलॉग्स है वो इस चीज का फायदा उठा सकती है, और जो टॉपिक सिलेबस में है सिर्फ उनको अच्छे से करके जाए तो वो सिलेक्शन ले सकती है। और इस चीज में हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0, जो कि ड्रॉपर्स के लिए बैच है और उनको वो सिर्फ 1999 में मिल रहा होगा, और अगर वो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको सिर्फ 1499 में मिल रहा होगा ये बैच। इस बैच में आपको सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे होंगे, जो कि हफ्ते में 6 दिन आपके क्लासेस लेंगे। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उनको कवर करवाया जाएगा अच्छे से। डीपीपीज आपको मिलेंगे ताकि आप उन टॉपिक्स पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, और साथ ही साथ रिवीजन करते करते आपको टेस्ट भी देना है, इसलिए आपका टेस्ट भी यहाँ पे होगा, ताकि आप सिर्फ जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं उनके डीपीपी सॉल्व करने के बाद टेस्ट दो। तो इस बैच का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड अभी150 यूज कर सकते हो। और अगर आपको इनकी बुक्स लेने हैं तो उनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो में आगे चलते हैं। टेक्निकली यूज किया जाता है तो वही यहाँ पे दिया गया है कि इन्होंने बोला था कि एक एक्स गैस है जो कि ब्राउन कलर दे रहा है जब उसको नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहा है। एक्स गैस कौन सा है, तो इसका आंसर एमोनिया होता है, जो कि आपके लैब मैनुअल से उठाया गया था। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, जो कि देखो अगर मैं आपको सिलेबस में दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में NH4+ जो कि एमोनिया उसमें बनता है NH4+, और निकल और Fe3 वाला क्वेश्चन अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो सब कुछ आप देख रहे हो ये सारे सिलेबस ही आपके पूछे गए, जो कि एनटीए ने मेंशन किया है आपके सिलेबस में। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मिक्सचर लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि जब सल्फाइड आयन को आप रिएक्ट करवाते हो लेड एसीटेट के साथ तो उस समय आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इसका आंसर सल्फाइड आयन, ये आप एनसीईआरटी से भी कर सकते थे, लेकिन असली में ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहीं से आया है, लैब मैनुअल से आया है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। देखो सल्फाइड आयन है वो ब्लैक कलर में चेंज कर दे रहा है लेड एसीटेट को, और ये आपके लैब मैनुअल में दिया गया है।
तो ये मैंने 4 क्वेश्चन दिखा दिया आपको। 5वां क्वेश्चन फ्लेम टेस्ट के ऊपर था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को लैब मैनुअल में नहीं मिला। इसका आधा आंसर तो एस ब्लॉक से आता है, जिसमें आपको पता है कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उसमें बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सारे फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम और स्ट्रोंटियम तो देता ही, और आंसर इसका आंसर 4 था। पता नहीं 4 कैसे हो रहा है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी देंगे, इनमें से कौन से देंगे पता नहीं मेरे को, तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसको भी लैब मैनुअल से उठाया गया है, जो कि एकदम एंड में दिया है टाइट्रेशन वाले पार्ट में। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं, जो कि यहाँ पे आपका आंसर था, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट थे और ये लैब मैनुअल में आपका दिया हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो था, ये निकल वाला तो हमने पार्ट डिस्कस कर ही लिया था अभी, कि निकल जो है डीएमजी के साथ रेड कलर दिखाता है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, Fe2+ और Fe3+ कौन सा कलर देता है, ये आपके डीएनएफ ब्लॉक में एक टेबल है, वहां पे से आप निकाल सकते हो। देखो Fe2+ जो है वो ग्रीन कलर का होता है, Fe3+ आपके येलो कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने शायद ये क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट था, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट था, इसलिए आपका आंसर जो है वो 3rd हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि जितने क्वेश्चन थे आपके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाले, या तो वो लैब मैनुअल से आए थे या फिर एनसीईआरटी के किसी पार्ट से आए थे, और उनके सिलेबस से उन्होंने मेन किस पे फोकस किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने मेन डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट पे फोकस किया था, जिसमें उन्होंने फिनोलिक ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था। बाकी ऑप्शन में जो थे उनमें से 3 ऑप्शन आपके सिलेबस में था पहले से, तो आप उसका एलिमिनेट करके भी आंसर तक जा सकते थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन था जो कि स्टेटमेंट वाला था, मैंने आपको दिखाया। और क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस से उन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मोस्टली निकल के क्वेश्चन आए थे आपके। एमोनिया का एक क्वेश्चन था। लेड वाला क्वेश्चन तो आपके ऑर्गेनिक के जीओसी में ही दिया हुआ है, तो वो वहीं से कर लेते। सल्फाइड वाला क्वेश्चन तो आप अपने जीओसी वाले पार्ट से ही कर लेते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और एक Fe2+ Fe3+ वाला जो क्वेश्चन था, वो आधा क्वेश्चन आपके डीएनएफ ब्लॉक से था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था। मेन जो पार्ट था मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे दिया। मेन बात आती है कि भैया हम लोग क्या करें, इसको पढ़े नहीं पढ़े, कंफ्यूजन क्या है। तो कंफ्यूजन मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब मैं पी ब्लॉक को डिस्कस कर लूंगा उसके बाद। पहले हम लोग पी ब्लॉक देख लेते हैं। तो पी ब्लॉक में डाउट क्या आ रहा था कि भैया उसमें सिलेबस में दिया है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जनरल ट्रेंड्स पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। तो मोस्टली वही हुआ है, कंपाउंड्स वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन नहीं आए। जितने भी क्वेश्चन आए थे ना वो मैंने निकाल दिया। टोटल आपके 15 क्वेश्चन आए थे पी ब्लॉक से जो मुझे मिले हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ मिलेगा आपको बताऊंगा एंड में, तो वो देख लेना। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके ट्रेंड से ही आए थे। मोस्टली क्वेश्चन आपके ट्रेंड से थे, या फिर यूजेस से, जो नेचुरल ऑकरेंस वाला पार्ट है। मतलब मोस्टली जो कंपाउंड से क्वेश्चन आते थे ना पहले, बोरैक्स वगैरह से, वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, कि ट्रेंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे आपके। और टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि अगर आप कैंसिलेट करोगे तो पर शिफ्ट 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया कि कंपाउंड से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीट पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। ये मैं मानता हूँ कि एनटीए जो है अपने सिलेबस को फॉलो कर रही है, स्पेशली पी ब्लॉक में, लेकिन इस पर मेरे को भरोसा होता नहीं होता, क्योंकि जेईई मेंस में क्या था कि पर शिफ्ट जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो कम थे, लेकिन नीट में ऐसा नहीं होता। नीट में पी ब्लॉक से ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कभी हो सकता है कि वो क्वेश्चन दे दें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पी ब्लॉक को कंप्लीट पढ़ के जाओ। और अगर आपके पास टाइम कम हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो कंप्लीट क्योंकि आपका फिजिक्स बचा हुआ है, या फिर बायो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, फिर ऑर्गेनिक वीक है, कुछ पार्ट आपका वीक पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो जनरल ट्रेंड्स वाला पार्ट है, नेचुरल ऑकरेंस वाला पार्ट है, उसको अच्छे से फोकस कर सकते हो उस चीज़ पे। और जो कंपाउंड्स वाला पार्ट है उसको आप कम प्रायोरिटी दे सकते हो, मतलब कभी कभी पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि रोज पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास अगर नहीं है तो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन जिसका सिलेबस अच्छे से हो गया है, वो 600+, 650+ का टारगेट कर रहा है, तो उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि कंप्लीट चैप्टर करके जाओ, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं करके जाता। अब आते हैं हम लोग थर्ड डाउट पे कि भैया इनऑर्गेनिक का तो चैप्टर काफी कम हो गया था, बहुत कम चैप्टर्स बचे थे, क्योंकि मोस्टली उन्होंने चैप्टर हटा दिए थे। तो हमें लग रहा था कि ऑर्गेनिक और फिजिकल पे ज्यादा वेटेज रहेगा और इनऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट क्या हुआ कि आपके इनऑर्गेनिक से होता क्या, जेईई में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप इक्वल वेटेज देखने जाओगे तो 10-10 क्वेश्चन बनने चाहिए। तो इनऑर्गेनिक से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 9 से 12 के बीच में क्वेश्चन आए थे, मतलब किसी में 9 थे और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक आए थे। तो मतलब कि उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल ही वेटेज दिया इनऑर्गेनिक को। ऐसा नहीं किया कि इनऑर्गेनिक में चैप्टर कम है तो उससे क्वेश्चन कम पूछेंगे, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इक्वल वेटेज आने का एक फायदा आपको है कि क्योंकि इनऑर्गेनिक में कम चैप्टर है और क्वेश्चन अभी भी उतने आ रहे हैं, मतलब कि कम चैप्टर से आपके 15 क्वेश्चन ही आएंगे आपके नीट में, तो आपके पास एक अच्छा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कि मैं कम चैप्टर्स पढ़ के अच्छा एक स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अपने बेनिफिट में आप यूज कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि चैप्टर कम है लेकिन क्वेश्चन आपके उतने ही आने वाले हैं। उसके बाद चौथा डाउट कि भैया रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन आए थे क्या। तो रिलेटेड चैप्टर्स मोस्टली आपकी केमिस्ट्री में होते हैं, और इसी को हम लोग को देखना था कि क्या अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मतलब बायो के जो रिलेटेड चैप्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपकी रिलेटेड चैप्टर से नहीं था। किसी किसी को डाउट हो रहा था कि भैया पॉलीमर से क्वेश्चन आया, लेकिन वो पॉलीमर से क्वेश्चन नहीं था, वो डीएनएफ ब्लॉक में जब जाओगे पीछे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो एंड में वो सारे कैटलिस्ट का नाम दिया हुआ है। आप वहाँ जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सब मिलेगा। इसलिए जो मैं ऑर्गेनिक हिस्ट्री करा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये सारे यूजेस दिए हुए हैं जो कि पॉलीमर्स में आप पढ़ते थे, और यहाँ से भी वो क्वेश्चन बना के देंगे, आपको लगेगा कि पॉलीमर से क्वेश्चन पूछ दिए। ऐसा नहीं है। इसलिए जितने भी आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं या फिर ऑर्गेनिक के, उसमें जो यूजेस वाले पार्ट्स है या फिर एकदम एंड में देते हैं कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर यूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ऑल्सो एक क्वेश्चन आया था जो लग रहा था बच्चों की मेटलर्जी से क्वेश्चन आया, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन लग रहा था कि आपकी मेटलर्जी से पूछा गया, क्योंकि इसमें और है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक का ही है, नेचुरल ऑकरेंस जहाँ होता है वहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड चैप्टर से नहीं था, और क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं था रिलेटेड चैप्टर से, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको आप इजिली स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, अच्छा।
उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। मोस्टली जो शिफ्ट थे वो इजी थे आपके, और कुछ किसी एक सब्जेक्ट को हार्ड किया गया था, जैसे जेईई में मैथ्स को हार्ड किया गया था। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है कि किसी एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वही सब्जेक्ट आपका इजी आ जाए, जो कि आप मोस्टली क्या करते हो, फिजिक्स को इग्नोर करते हो, जिनका भी फिजिक्स वीक होता है। तो जो भी फिजिक्स में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भैया फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा हमसे, उसको इग्नोर कंप्लीटली मत करो, क्योंकि हो सकता है मोस्टली चांस है कि फिजिक्स ईजी आएगा। जो भी वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनाएंगे वो ऑर्गेनिक या बायो में बनाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स में एक हैबिट बनाओ कि मैं रोज फॉर्मुला पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर का एटलीस्ट फॉर्मुला रिवाइज करके सो रहा हूँ उसमें, और हर दिन एक चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व कर ही रहा हूँ। मतलब आपको गोल बनाना है कि मैं फॉर्मुलाज और पीवाईक्यूज को तो 3 से 4 बार करके जाऊँ हर एक चैप्टर का, और इससे आप ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन करके आ पाओगे, अगर जो पेपर है वो इजी साइड आ गया फिजिक्स का, ठीक है, जो कि मोस्टली चांस है कि इजी आएगा। उसके बाद जो बायोलॉजी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। इसमें आप मल्टीपल रिवीजन से फोकस करो, क्योंकि यही आपका टाइम बचाएगी, क्योंकि यहीं पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो देंगे। तो आप अपने जो भी टाइम कंज्यूमिंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है इसको जल्दी करके आप टाइम बचा पाओगे और फिजिक्स फिजिकल में जा पाओगे। तो इस पर फोकस करो, क्योंकि एनटीए यहीं पे आपको घुमाना चाहेगी। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि देखो, आपको कोई भी डिलेटेड चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे। फाइनल एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, 12 शिफ्ट हुए थे, तो उसमें 6 या 7 शिफ्ट में क्वेश्चन थे एक, बाकी में नहीं थे। तो मतलब ऑलमोस्ट 40-50% का आपका प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का, और चांस है कि ये जो क्वेश्चन आएगा ना वो सेक्शन बी में आएगा, ठीक है। तो जिनको भी ये हो रहा है कि भैया आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं थे। पहली बात, आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो 50-60% का प्रोबेबिलिटी था कि क्वेश्चन आएंगे आपके। अच्छा, हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था, एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं थे। किसी एक शिफ्ट में मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे थे, बाकी सब में एक क्वेश्चन था। तो अगर आप ऐसे बच्चों जो ऑलरेडी 600+ पे अभी स्कोर कर रहा है कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर में आगे कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है, उनका सिलेबस अच्छे से हो गया है, तो अगर उन्हें लग रहा है कि भैया एक क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। अदरवाइज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, और उतना टाइम इन्वेस्ट करना एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हो सके सेक्शन बी में आ जाए, जिसको आप इजीली छोड़ पाओ, या तो हो सके क्वेश्चन ही ना आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया है, ऑलमोस्ट हर दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं, आप अभी 500 पे हो, 550 पे हो या उससे नीचे हो, तो आप उस पर फोकस करो जो कि कंफर्म है आना, ठीक है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। इंस्टेड कि आप एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट पे फोकस करो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आएगा, हो सके तो वो सेक्शन बी में आ जाए, जिसको आप इजीली छोड़ पाओगे, और हो सके तो क्वेश्चन ही ना आए। अब बहुत बच्चे पूछेंगे भैया अगर यही करना था तो आपने इन्फॉर्म क्यों किया हमें? इन्फॉर्म इसलिए किया क्योंकि बाकी लोगों ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था। 75% बच्चों को पता ही नहीं था कि क्वेश्चन आपका आ रहा है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से, और अगर गलती से एक भी क्वेश्चन उन्हें दिख गया नीट में, तो वो पैनिक कर जाएंगे कि भैया ये तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन आपको दिखता भी है तो समझ जाना ज़्यादा क्वेश्चन इसके आए नहीं है, एक क्वेश्चन है और ये मोस्टली को नहीं आता हो। और दूसरा इसलिए बताया कि अगर मान लो कोई हाई स्कोर करना सोच रहा है कि मेरे को 680+ चाहिए, तो वो इस टॉपिक को एक बार देख के जाए, क्या पता उसका एक क्वेश्चन का उसकी रैंक काफी पीछे हो जाए। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि यही है कि 50% चांस है क्वेश्चन आने का एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से, जो कि जेईई मेंस की शिफ्ट से मैंने बताया आपको, हर दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था और एक ही क्वेश्चन आया था। तो इसको आप इजीली छोड़ सकते हो। अगर आप 600 से नीचे 620, 650 तक जाना सोच रहे हो, तो एक क्वेश्चन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए उतना पढ़ना जो है सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आपको और चीजें भी रिवाइज करनी है। तो मैं होता अगर आपकी जगह और मेरे को 650, 660 चाहिए होता, मैं छोड़ देता। मेरे को हाँ ये चाहिए कि मेरे को 680 जाना है, 690 जाना है, तब मैं उसको करके जाता, ठीक है। अब पी ब्लॉक का क्या करना है? तो पी ब्लॉक अगर मैं होता तो मैं कंप्लीट करके जाता, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है एनटीए पे। जेईई मेंस में क्वेश्चन का नंबर कम होता है, तो 1-2 क्वेश्चन थे तो उन्होंने चलो कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन क्या पता नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन दे दें। तो अगर आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है, आप अच्छे लेवल पे अभी हो, तो आप सब कुछ करके जाओ, मतलब अच्छे से रिवाइज करो कंपाउंड्स को भी। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर रिविजन उतने अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, पी ब्लॉक में जो ट्रेंड वाला पार्ट है उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और जो कंपाउंड वाला पार्ट है जो कि मेनली आपकी 11th में है, बोरेक्स वगैरह, उसको कभी कभी देख लेना। और 12th में जो कंपाउंड्स है उससे वो मेनली हाइब्रिडेशन पूछेंगे, स्ट्रक्चर पूछेंगे, तो वो केमिकल बॉन्डिंग से हो जाता है, तो उसको एक बार देख लेना कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि नाम बोलेंगे, आपको नाम का मतलब ही नहीं पता होगा कि उस नाम को लिखते कैसे हैं फॉर्मूला में, तो आप बना नहीं पाओगे। इसलिए बस नाम को एक बार देख लेना और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सीख लेना। मोस्टली ये इससे आपका काम हो जाएगा, अगर आप अच्छे लेवल पे नहीं हो। बाकी अगर हो तो आप इसको कंप्लीट करके जाओ। पी ब्लॉक मेरा यही आपका सजेशन रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे को बताना है, जिनका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है और वो इस डायलेमा में कि भैया हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो रिलेटेड टॉपिक्स को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। तो आप इजीली फिर आपके पास पढ़ने के लिए काफी कम अमाउंट हो जाएगा, आप उनको पढ़ पाओगे और उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे तो आप उनको इजीली छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ मैंने बताया आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, अविनाश शर्मा, जिससे 34,000 सब्सक्राइबर्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी ये लगता था कि एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आए हैं, उनको पता लगना चाहिए क्वेश्चन आए थे और आपको क्या करना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।